हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। वैसे तो मुझे आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करवानी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन उसमें क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। वो मैं आपको करवाऊंगी जब आपके ऑफलाइन क्लासेस लगेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक थ्योरेटिकल यूनिट करवा रही हूँ क्योंकि थ्योरी वगैरह इजीली समझ आ जाती है, आप नोट्स भी बना सकते हो, इजीली उसको लर्न भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल तो आपको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएंगे, है ना। तो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब मैं आपको न्यूमेरिकल्स वाली यूनिट करवाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, ठीक है। अब मैं आपको 6th यूनिट पहले करवा रही हूँ। कौन सी है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेनली जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं ना हमें, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कभी प्योर एलिमेंट नहीं मिलता। जैसे हमें ये जो एलिमेंट हम पढ़ते हैं, हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, वो ऐसे नहीं आपको ऐसे मिल जाएगा कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पड़ा है, इसको उठा लो। वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, इनकी उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी मिली होती है। फिर हम उनको ना उस इम्प्योरिटी से अलग कैसे करेंगे, ये टेक्निक्स हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो भी प्योर एलिमेंट है ना उसको कैसे अलग किया जाता है इम्प्योरिटीज़ से, उस एलिमेंट को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है? जिस भी सरफेस पे हम रह रहे हैं ना अर्थ पे, जो सॉलिड सरफेस होता है सबसे ऊपर अर्थ के जहाँ पे हम बैठे हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब ज़्यादातर एलिमेंट ना लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। तो वो उनको हम, उनके जो एलिमेंट है ना उनके वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड फॉर्म से कैसे अलग करेंगे, वो चीज़ हमें देखनी है। सेकेंड, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? लिक्विड फेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का लिक्विड फेस होता है ना उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। किसकी फॉर्म में हो सकता है? जैसे सीज की फॉर्म में, ओशियंस, रिवर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 80% सरफेस जो होता है ना अर्थ का वो वाटर से ही कवर होता है। तो जो एलिमेंट्स है ना हाइड्रोस्फीयर में सोल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको भी फिर हम देखते हैं कैसे अलग करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसेस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ। जो हमारे चारों तरफ गैसेस एनवेलप है ना वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है ना। तो जो एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं गैसेस की फॉर्म में, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या गैसेस प्रेजेंट होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सारी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। उनको कैसे अलग करते हैं वो हम देखेंगे इस यूनिट में, ठीक है। यानी कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको हम कैसे अलग करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? बायोलॉजी में जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्या होता है? जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? पढ़ा होगा आपने, क्लोरोफिल की वजह से होती है। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, यानी कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। आयरन प्रेजेंट होता है अपने हमारे ब्लड में, आयरन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए जो बायोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं। अब ना जो एलिमेंट होते हैं ना, कुछ एक एलिमेंट तो हमें प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। जैसे प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं ना उनको हम बोलते हैं कि वो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। जो एलिमेंट्स हमें प्योर फॉर्म में एज इट इज मिल जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं कि वो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है। एलिमेंट्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द नेटिव स्टेट। यानी कि जिन एलिमेंट पे मॉइस्चर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनसे उनकी रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कोई भी कंपाउंड है अगर मॉइस्चर से, मतलब मॉइस्चर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, अगर मॉइस्चर से वो रिएक्ट नहीं करेगा तभी तो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनसे उसकी कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं वो कि नेटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। ये हमें ना एज इट इज़ मिलते हैं। यानी कि देखो होगा आपने गोल्ड पे मॉइस्चर का कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, गोल्ड ऐसे ही रहता है, उसको कहीं भी रख दो, ऐसा तो नहीं है कि वो क्या होगा, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो जाएगी, कुछ भी बन जाएगा। तो यानी कि ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी क्या होती है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर होती है हमारे पास कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट्स विच आर जिसके साथ क्या होती है, जिस पे रिएक्शन हो जाती है मॉइस्चर, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको हम ऐसे बाहर रख देना तो मॉइस्चर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है कि वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में जैसे कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है, आइटम्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। अब हमारा है मेन टॉपिक मिनरल्स क्या होते हैं।
मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड मिनरल। यानी कि जो मेटल होती है ना वो मतलब मिनरल्स की फॉर्म में आपको मिलती है। यानी कि मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, वो मिनरल्स के अंदर आएंगी, ठीक है। यानी कि मेटल के साथ इम्प्योरिटीज मिली हुई होंगी, हम उनको फिर अलग करेंगे मेटल को इम्प्योरिटीज से, ठीक है। और जो मेटल और इम्प्योरिटीज जो मतलब नेचुरल फॉर्म में मेटल आपको कैसे मिलती है, उसके जो नेचुरल फॉर्म में मेटल मिलेगी ना उसको बोलते हैं मिनरल्स। कि पहले आपको मिनरल्स मिलेगा, मिनरल्स के अंदर मेटल भी होगी और कुछ एक इम्प्योरिटीज भी होंगी, फिर हम मेटल को अलग कर लेते हैं और उसकी इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं, ठीक है। वो मिनरल्स होता है हमारे पास नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ अ मेटल। और क्या होता है? दैट मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। यानी कि अब ना मिनरल्स क्या होती है, कुछ मिनरल्स तो ऐसी होती हैं जिसमें से मेटल को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से हम मेटल को अलग नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से हम मेटल को उसकी इम्प्योरिटी से अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे मिनरल्स जिसको हम जिसमें से हम मेटल को अलग कर सकते हैं और इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को अलग कर सकते हैं उनको बोला जाता है ओर, ठीक है। यानी कि एक मिनरल्स का एक टाइप हुआ एक तरीके से और, है ना। और क्या हुआ कि वो मिनरल्स जिसमें से मेटल को हम इजीली अलग कर सकते हैं और साथ में इकोनॉमिकली मतलब कि बिना ज़्यादा खर्चा किए, मतलब कम से कम कीमत पे उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कम उसको क्या बोला जाता है? और। नेक्स्ट है मेरे पास, उसके बाद गैंग क्या होता है? गैंग क्या होता है? अनवांटेड अर्दी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज विद मेटल आर कॉल्ड गैंग। जो मेटल के साथ जो अर्दी या फिर रॉकी इम्प्योरिटीज होती है ना, जैसे चट्टान की, कई बार मेटल के साथ चट्टान वगैरह रॉकी हो गई, और अर्थी इम्प्योरिटीज जो अर्थ पे मतलब और भी इम्प्योरिटीज जो कंबाइन होती है ना मेटल के साथ, उन इम्प्योरिटीज को क्या बोला जाता है? गैंग, ठीक है। एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू डिजोल्व इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज कर सकते हैं इम्प्योरिटी। अब क्या है, मेरे पास एक मेटल भी है और एक मतलब मेटल है मेरे पास जो इम्प्योरिटीज भी है साथ में, यानी कि एक मिनरल है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो क्या करेगा, इम्प्योरिटीज को डिजोल्व कर लेगा। यानी कि इम्प्योरिटीज तो सारी उस सब्सटेंस में डिजोल्व हो गई, यानी कि मेटल क्या हो गई, अलग हो गई ना मेरे पास। तो यानी कि जो सब्सटेंस मैंने ऐड किया था ना वहाँ पे उसको इम्प्योरिटीज को डिजोल्व करवाने के लिए, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स, ठीक है। एक होता है स्लैग। स्लैग क्या होता है? द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स इज कॉल्ड स्लैग। जो गैंग और फ्लक्स को मिलाने से क्या बनता है? स्लैग, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है कि और क्या होता है, और क्या होता है, मेटल भी होता है उसके अंदर और इम्प्योरिटीज भी होती है ना। तो अगर हम और में से मेटल को जो अलग करते हैं ना जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। जब हम और में से मेटल को जो अलग करते हैं ना जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया? मेटलर्जी, ठीक है। अब चार स्टेप, मतलब चार नहीं बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वैसे तो, मतलब हम ना यहाँ पे उसके अंदर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। कौन से? जैसे पहला हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड आइसोलेशन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये सारी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं मेटल को अलग करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? इसमें क्या करते हैं, इन दिस स्टेप ओर इज क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर। इनकी क्रशर की हेल्प से सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओर है ना मेरे पास, सबसे पहले ना उसको क्रश किया जाता है। यानी कि क्रश करना मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्रशर की हेल्प से उसको क्रश किया जाता है, फिर उसको ना ग्राइंडर की हेल्प से उसको ग्राइंड भी किया जाता है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लिए जाते हैं उसके, ठीक है। ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लिया जाता है और हमें मतलब पाउडर मिलता है फिर, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार 1 नंबर में कि पल्वराइजेशन क्या है, ठीक है। जो प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की, उसी को नाम दे रखा है क्या? पल्वराइजेशन। ये था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब सेकेंड है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम क्या जो होती है ना ओर में से जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो मतलब मेन मेटल चाहिए ना, उसमें से जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है ना उनको रिमूव करने को ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। या फिर और जो प्रोसेस यूज करते हैं ना हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, उस प्रोसेस को नाम दे रखा है बेनिफिक्शन प्रोसेस, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर मैं आपको मतलब 5 मेथड बताऊंगी कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम कैसे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं ओर में से, ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। इसके अंदर हम 5 स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग कैसे कब यूज़ करते हैं हम इस मेथड को ना, जब यूज़ करेंगे जब क्या होगा, साइज या फिर शेप या फिर कलर जो है अलग अलग होगा मेटल का और इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जैसे मेरे पास ये यहाँ पे मेटल है, मेटल और इम्प्योरिटी है, ठीक है। जैसे अगर उसका कलर अलग है, मेटल का अलग कलर है, मतलब इम्प्योरिटीज अलग कलर की है मेटल से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इजिली उनको हाथ से उठा के अलग कर सकती हूँ ना। हैंड पिकिंग मतलब अपने हाथ से उठाई मैंने, उसको अलग कर दिया, ठीक है। या फिर साइज अलग है, जैसे इम्प्योरिटीज बड़े साइज की है, मेटल छोटे साइज की है, या फिर मेटल बड़े साइज की, इम्प्योरिटी छोटे साइज की है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको साइज के बेसिस पे भी अलग कर सकती हूँ, शेप के बेसिस पे भी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर साइज, शेप या फिर कलर डिफरेंट है तो मैं सिंपल हैंड पिकिंग से अलग कर सकती हूँ मेटल को, ठीक है। यानी कि ये वाला मेथड हुआ हैंड पिकिंग का, यानी कि सिंपल मैं हाथ के साथ अलग कर सकती हूँ। सेकेंड होता है मेरे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। ये तीनों नाम दे रखे हैं इसको, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस ना हम जब यूज़ करते हैं, जब क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो बिल्कुल हल्की होती हैं और जो और होती है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास मेन जो मेटल है वो हैवी होती है और जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ है ना वो जब लाइट होंगी ना, मतलब उनका वेट मतलब हल्की इम्प्योरिटीज़ होंगी, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो मैं क्या करूँगी, जो और है ना मेरे पास, यानी कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं और प्योर मेटल भी है, ठीक है, मैं उसको ना रनिंग वाटर से पास आउट करवाऊंगी। यानी कि मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल थे ना, जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ थी वो तो पानी के साथ चली जाएंगी, है ना। जो लाइटर एलिमेंट है वो तो चले जाएंगे पानी के साथ, और जो हैवी मेटल थी वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, है ना, पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। यानी कि इससे क्या हुआ, मेटल अलग हो गई और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, ये समझ आया आपको, एक बार और फिर से बता देती हूँ कि इसमें क्या करेंगे। ये मेथड तब यूज़ होता है जब क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ मेरे पास लाइट होती हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज़ हल्की होती हैं, और क्या होती हैं, जो मेटल होती है मेरे पास वो हैवी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो और होता है ना, और को सबसे पहले इसमें से रनिंग वाटर में से पास आउट करवाया जाता है। जैसे ही पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, जो लाइट इम्प्योरिटी क्या थी, इम्प्योरिटी लाइट थी हमारी, तो क्या होती है, इम्प्योरिटी चली जाती है उसके साथ, पानी के साथ बह के चली जाएंगी क्योंकि वो हल्की हैं, और जो हमारे पास जो मेन मेटल थी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी पानी में, ठीक है। तो इससे हम अलग कर सकते हैं मेटल को उसकी इम्प्योरिटी से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, दिस मेथड इज यूज व्हेन आइदर द ओर और इम्प्योरिटीज आर मैग्नेटिक इन नेचर। ये मेथड तब यूज होता है जब या तो ओर या फिर इम्प्योरिटीज, जो ओर के साथ इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, मैग्नेटिक, उनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक इन नेचर हो, यानी कि कोई भी एक उनमें से किसी एक का नेचर मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है, तब ये मेथड यूज होता है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ना एक कन्वेयर बेल्ट यूज की जाती है। जैसे ये बेल्ट है यहाँ पे और ये 2 रोलर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर। इन 2 रोलर में से एक रोलर जो होता है ना वो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, ठीक है। जैसे ये वाला रोलर जो है ना ये मैग्नेटिक है, और यहाँ पे बेल्ट लगा रखी है मैंने। तो ये क्या करती है, जैसे हम क्या, ये बेल्ट ना ऐसे घूमती है, ये रोलर घूमती है तो ये बेल्ट भी ऐसे घूमेगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं और डालती हूँ यहाँ पे, यानी कि और के अंदर क्या है, साथ में इम्प्योरिटीज भी है, तो मैंने यहाँ से और डाली, तो वो क्या करेगी, यहाँ से यहाँ और के पार्टिकल, जब ये बेल्ट ऐसे चलेगी ना तो ये और के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। और ये वाला जो रोलर है ना ये क्या है, मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेटिक है, तो क्या करेगा, और जो मैंने यहाँ पे जो और यूज़ करते हैं वो मैंने बताया कि कैसी होनी चाहिए, उनमें उसमें से या तो जो मतलब क्या होंगे, या तो इम्प्योरिटीज़ या फिर जो प्योर मेटल है उनमें से एक का नेचर मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। अब क्या करते हैं, मैग्नेट तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ना या फिर रिपेल करता है ना। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से पार्टिकल पास होंगे ना तो आपको 2 अलग अलग से हिट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक में तो क्या होंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैग्नेट्स तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, जो यहाँ से जिन पार्टिकल्स का नेचर मैग्नेटिक था ना, या तो वो मेटल के हुए या फिर इम्प्योरिटीज हुई, जिनका नेचर मैग्नेटिक था ना वो तो सारे यहाँ रोलर के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है।
और जिनका नेचर क्या था, नॉन मैग्नेटिक था, वो सारे दूर चले जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल अलग हो गए, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल अलग हो गए, यानी कि जो इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई और जो आपकी मेन मेटल थी वो अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये थ्योरी सारी यही लिखी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है टिन स्टोन। टिन स्टोन इसका एग्जाम्पल होता है। टिन स्टोन्स के अंदर क्या होता है, जो वो होता है ना टिन स्टोन, जो टिंग स्टेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक होते हैं यानी कि वो कहाँ इकट्ठे होंगे, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो यहाँ रोलर के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो टिंग स्टेट्स है ना वो तो सारे यहाँ रोलर के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और जो टिन स्टोन के जो मेन जो पार्टिकल्स है, प्योर टिन स्टोन है, SnO2 जो और पार्टिकल्स है ना वो सारे कहाँ जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि SnO2 क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, तो ये तो सारे दूर चले जाएंगे। और जो क्या है, जो टिन स्टेट्स हैं इनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी इसके नीचे आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक थी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट मैं आपको इसके 2 मेथड बचे हैं वो करवाऊंगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आइसोलेशन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है।